आप बाबा के पास जाइए, मैं पैसे जमा करवा देता हूँ और डॉक्टर से बात करके अभी आता हूँ, वह बोला। मैं धीरे धीरे चलती हुई विराट के कमरे तक पहुंची। वह आंखें मूंदे लेटे थे। मैं धीरे से पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बुद्धि सुन्न हुई जा रही थी। थोड़ी देर में वह भी कमरे में आया और विराट के पैर छूने लगा। विराट ने जैसे ही आंखें खोली और उसे सामने देखा तो खिल उठे और अपनी दोनों बाहें फैला दी तो वह छोटे बच्चों की तरह सिकुड़ता हुआ उन बाहों में सिमट गया। थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोला, मैं आपसे बहुत नाराज हूं बाबा, आपने भी मुझे पराया कर दिया। 2 दिन से घर पर घंटी बज रही थी, कोई फोन नहीं उठा रहा था, सो मुझसे रहा नहीं गया और मैं घर पहुंचा तो पड़ोसियों से पता चला कि आप बीमार हैं और मैं यहाँ चला आया। बाबा, आप इतने बीमार रहे लेकिन मुझे कभी बताया तक नहीं। क्या मेरा इतना हक भी आप पर नहीं है? बोलो ना बाबा। वह लगातार प्रश्न करता रहा और विराट मुस्कुराते रहे। उसने कहा, अब आप बिल्कुल चिंता मत करना बाबा, अब मैं सब संभाल लूंगा। विराट काफी निश्चित लग रहे थे। मन ही मन मुझे भी उसके आने से काफी खुशी हो रही थी। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बाहर मेरा नौकर खड़ा है, आप उसके साथ मेरे गेस्ट हाउस पर चली जाइए। आप भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए बाबा की। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा, उसने कहा और मैं शायद जीवन में पहली बार उसकी किसी बात की अवहेलना नहीं की। सर झुकाकर अपनी हाँ में स्वीकृति दे दी। बाहर आकर उसने अपने नौकर को कुछ निर्देश दिए और मैं उसकी जीप में चुपचाप बैठकर उसके गेस्ट हाउस पहुंच गई। नहा धोकर जब मैं लॉन में आकर बैठी तो नौकर चाय और बिस्किट ले आया। चाय पीकर थोड़ी राहत महसूस हुई। अंदर जाकर मैं कमरा बंद किया और सोने का प्रयास करने लगी, किंतु नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बीता समय मानस पटल पर उजागर होने लगा। जब मेरी शादी विराट से हुई थी तो वह वकालत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे मेरे ससुर जी एक कामयाब वकील थे। धीरे धीरे विराट भी वकालत के पैसे में पैर जमाने लगे और उनकी भी गिनती नामी वकीलों में की जाने लगी। हमारे 2 बेटे हुए जिन्हें हमने बहुत लाड प्यार से पाला। कुछ समय बाद ससुर जी की मृत्यु हो गई तो उनके एक बहुत पुराने मुंशी जी को विराट ने अपने साथ रख लिया। मुंशी जी की विश्वसनीयता और कर्मनिष्ठता के कारण विराट उन पर बहुत निर्भर हो गए। एक दिन अचानक मुंशी जी घबराए हुए आए और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगने लगे। विराट के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका गांव भूकंप की चपेट में आ गया है और वह अपने परिवार के लिए चिंतित हैं। तब पहली बार मैंने जाना कि मुंशी जी का अपना परिवार भी है। करीब 10 दिन बाद मुंशी जी लौटे तो उनके साथ एक 12 साल का लड़का था। विराट को देखते ही मुंशी जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बताया कि भूकंप की चपेट में उनके दोनों बेटे, बहू और पोतों की मृत्यु हो गई है। केवल यही एक बच्चा बच पाया है। क्योंकि गांव में अपना कोई बचा नहीं है, इसलिए अपने छोटे पोते को साथ लेकर आया हूँ। विराट एक नरम दिल इंसान है। तो मुंशी जी को दिलासा देते हुए बोले, घबराइए मत मुंशी जी, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, हम सब आपके दुख में आपके साथ हैं। फिर बच्चे की ओर देखकर विराट बोले, क्या नाम है बेटा जी? अमर। वह बच्चा हकलाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है, पढ़ते हो? उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। कौन सी क्लास में? विराट ने पूछा। जी, 5वीं में। अमर बोला, साहब आप इसका दाखिला सेंटर स्कूल में करवा दीजिए, थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तो काम लग। मेरा क्या भरोसा मुंशी जी, लाचारी से बोले, क्यों नहीं मुंशी जी, पर सेंट्रल स्कूल में क्यों? मैं इसका दाखिला 12 के स्कूल में करवा दूंगा। विराट ने दरिया दिल्ली दिखाई। और आप अमर की चिंता ना करें, इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरे जिम्मे होगा। हालांकि मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, किंतु मैं चुप रही। बाद में विरोध जताने पर विराट मुझे समझाते हुए बोले, क्या फर्क पड़ता है? अनाथ बच्चा है, पढ़ लिख जाएगा तो तुम्हें दुआ देगा। नहीं चाहिए मुझे, सरकारी स्कूल में ही भर्ती करवा दें, वहां किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त में मिल जाएगी। इसकी फीस भरकर और साल में एक बार किताब कॉपी और यूनिफॉर्म पर खर्च करके तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, है ना? विराट मुस्कुराहट से बोले। तो मैं रुक गई। मुझे यह कतई गवारा न था कि मेरे नौकर का बच्चा मेरे बच्चों की बराबरी में पड़े। विराट ने अपने मन की मानी और अमर का दाखिला मेरे बच्चों के स्कूल में ही हो गया
और वह भी मेरे बच्चों के साथ गाड़ी में स्कूल आता जाता था। मुंशी जी अपने परिवार के सदमे से टूट गए थे, अतः 6 महीने के भीतर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। विराट अमर को घर ले आए। उस दिन मैंने विराट से खूब लड़ाई की, किंतु वह यही तर्क देते रहे कि मुंशी जी उनके पुराने वफादार मुलाजिम थे। उनके पोते के प्रति उनका नैतिक कर्तव्य बनता था। मेरे तर्क वितर्क का विराट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अब वह अमर पर ज्यादा ध्यान देने लगे। उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, उसके कपड़ों का खास ध्यान रखते। हालांकि अमर अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे कामों में भी मेरी मदद करता, बाजार से सामान लेकर आना। जब मेरे बच्चे गेम खेल रहे होते, वह उनका होमवर्क भी कर देता। फिर भी मेरी नाराजगी कम ना होती। मेरे बच्चे भी जब तक उसे जलील करते रहते, किंतु वह उत्तर नहीं देता। मेरे बच्चों की देखा देखी एक बार मेरे लिए अमर के मुंह से मम्मी निकला, तो मैंने उसे झड़क दिया। फिर एक बार बाजार से आकर सामान सौंपते हुए उसने मुझे माँ कहा, तो मैं चिल्ला उठी, खबरदार, मुझे मम्मी या माँ कहा तो कहना है तो मालकिन कहो। वह डर गया। उस दिन के बाद से उसने मुझे कोई भी संबोधन नहीं दिया। अमर पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपनी कक्षा में वह हमेशा प्रथम आता था। इससे विराट बहुत खुश होते थे। 12वीं की परीक्षा समाप्त होने पर एक दिन विराट बोले, मैं सोचता हूँ अमर को पीएमटी की परीक्षा में बैठाऊं। और विराट अभी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और उस दिन मेरे क्रोध की भी सीमा नहीं रही। अब क्या इस ढोल को सारी जिंदगी मुझे बजाते रहना पड़ेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई 5 साल से कम नहीं, और खर्चा बेतहाशा। मैंने क्या इसका ठेका उठाया है? जो अपने बच्चों के हिस्से का पैसा भी इस पर खर्च करूंगी। 12वीं तक पढ़ा दिया, अब यह कोई छोटा मोटा काम करें और हमारा पीछा छोड़े। मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने गुस्से में यह भी नहीं सोचा कि कहीं अमर ने यह सब सुन लिया तो, और शायद उसने मेरी बातें सुन ली थी। 2 दिन बाद विराट के पास आकर अमर धीरे से बोला, इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एनडीए का फॉर्म लाया हूँ, आप उस पर हस्ताक्षर कर दे। विराट ना चाहते हुए भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और फिर एक दिन अमर को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने का पत्र भी आ गया। 5 दिन की कड़ी परीक्षा देकर जब वह देहरादून से लौटा, तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसका चयन हो गया था। जिस दिन वह अपना सामान लेकर ट्रेनिंग पर जा रहा था, विराट की आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कर नहीं पाया। अमर को गले लगाते हुए विराट बोले, ऐसा ना कहे बाबूजी, मैं आज जो भी हूँ और भविष्य में जो भी बन पाऊंगा, सिर्फ आपकी वजह से। मेरा रोम रोम आपका सदा आभारी रहेगा। अमर रोते हुए बोला, जब वह मेरे चरण स्पर्श करने आया, तो मैंने बेरुखी से कहा, ठीक है, और वह चला गया। मैंने भी चैन की सांस ली। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वरुण ने आईआईटी मुंबई से एमटेक किया। उसे विदेश में नौकरी मिल गई। वहीं उसने एक लड़की से शादी कर ली। उसे दिन में बहुत रोई थी। छोटे बेटे शशांक को बोकारो, जमशेदपुर में नौकरी मिल गई। उसने भी एक बिजाती लड़की से प्रेम विवाह किया, जिसने कभी हमें अपना नहीं माना। अमर के पत्र लगातार विराट के पास आते रहते थे, किंतु मेरा व्यवहार उसके प्रति चेंज नहीं हुआ। फिर विराट को हृदयघात हुआ, लेकिन किसी ने भी हमें अपने साथ रखने की बात नहीं की, और न ही कोई पैसे से मदद की अफसोस हुआ। और एक पल को अमर की याद भी आई, किंतु मेरा अहम आ गया। कभी कभी अमर का फोन आता तो मैं टाल देती। विराट की बीमारी पर काफी पैसा लगा, आमदनी रही नहीं, सिर्फ खर्च ही खर्चे। रोज रोज पानी निकालने से तो कुआं भी खाली हो जाता है। तो हमारे बैंक में जमा पैसे का क्या? हार कर अपना बंगला मुझे बेचना पड़ा। देहरादून में पुश्तैनी टूटा फूटा घर था। उसी की मरम्मत करवाकर हम वहां रहने के लिए आ गए। मैंने गुस्से के मारे अपने बेटों को खबर भी नहीं दी। हाँ, विराट के बहुत आग्रह पर 2 लाइन अमर को लिख दी, जिसमें अपना नया पता और टेलीफोन नंबर था। पत्र मिलते ही अमर देहरादून आया। अब वह कप्तान बन चुका था। सारी बात पता चलने पर उसने अपने साथ चलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन विराट ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अमर नियमित रूप से पत्र भेजता रहा। हालांकि वह पैसे से भी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे अहम को यह गवारा न था। अमर की शादी का निमंत्रण आया तो मैंने कार्ड छुपा दिया। किसी कर्नल की बेटी से उसकी शादी हो रही थी।
उसका फोन भी आया तो मैंने विराट को नहीं बताया। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी को लेकर ही देहरादून आ गया। बड़ी प्यारी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन मैं उन लोगों से खींची खींची ही रही। उनके जाने पर विराट ने मुझसे झगड़ा किया कि मैंने शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। अब विराट कुछ चुप चुप से रहने लगे थे। एक तो अपनी अपंगता के कारण, दूसरे बच्चों की बेरुखी से वह आशाहीन से हो गए थे। शायद इसी कारण उन्हें अटैक पड़ा था। मैंने घबराहट में दोनों बच्चों को फोन पर सूचना दी, तो दोनों नहीं आने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इस बार चाहते हुए भी मैं अमर को मदद के लिए नहीं बुला पाई। हाँ, दिल्ली आते समय पड़ोसियों को अस्पताल का पता देकर आई थी, एक उम्मीद में, और वही हुआ। आखिर अमर पहुंच गया। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मेरी नींद भंग हो गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने नौकर खड़ा था। मां जी, खाना तैयार है, आप खा लीजिए। अस्पताल का खाना भी मैंने पैक कर लिया है, फिर हम अस्पताल चलेंगे। मैंने जल्दी जल्दी कुछ कोए निगले और उस नौकर के साथ अस्पताल पहुंच गई। देखा तो विराट काफी खुश लग रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। अमर ने बताया, 2 दिन बाद ऑपरेशन है। ऑपरेशन कामयाब रहा। सारी भाग दौड़ और खर्च अमर ने ही किया। इस बार मैंने उसे रोका नहीं। जब विराट को अस्पताल से छुट्टी मिली, एक बार फिर अपने साथ उसके घर डलहौजी चलने का आग्रह किया। जब विराट ने प्रश्न सूचक नजरों से मेरी ओर देखा, तो मैंने मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। अमर को तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। उसने फौरन फोन करके अपनी पत्नी भावना को बता दिया। हम जब डलहौजी में अमर के बंगले पर पहुंचे तो भावना बाहर खड़ी मिली। जीप से उतरते ही उसने सिर पर आंचल डालकर मेरे पैर छुए। अमर सहारा देकर विराट को अंदर ले गया। विराट काफी खुश नजर आ रहे थे। मुझे भी काफी सुकून सा महसूस हुआ। अपनी बहू का तो मैंने सुख देखा नहीं। पहली बार सांस बनने का एहसास हो रहा था। रात का खाना अमर ने अपने हाथों से अपने बाबूजी को खिलाया। काफी देर तक दोनों गप्पे मारते रहे। भावना बार बार आकर मेरी जरूरत के बारे में पूछ जाती। खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटी थी तो अचानक मुझे दरवाजे के बाहर अमर की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान से सुना तो वह भावना को मेरे लिए कॉफी बनाने को कह रहा था। मेरा मन भर गया। उसे अभी भी याद है कि मैं खाने के बाद कॉफी पीती हूँ। थोड़ी देर में भावना ट्रे में कॉफी का मग लेकर आई। माँ जी, आपकी कॉफी लाई हूँ, साथ में आपका मीठा पान भी है। अमर को याद रहा कि मीठा पान मेरी कमजोरी है। विराट को मेरा पान खाना पसंद नहीं था, तो कभी कभी अमर से ही पान मंगवाया करती थी। मैं द्रवित हो गई। तो 3 सप्ताह बाद जब विराट की तबीयत में काफी सुधार आ गया, तो मैं अमर से अपने घर जाने की बात की। अमर उदास हो गया और कहने लगा, क्या आप यहाँ खुश नहीं हैं क्या? आपको कोई तकलीफ है? ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। बेटा भी कह रही हो और बेटे का हक भी नहीं दे रही हो। अमर भावुक होकर बोला, एक शर्त पर बेटे का हक दे सकती हूँ। तू मुझे माँ कहे तो अपनी भावनाओं को मैं रोक नहीं पाई और अपनी दोनों बाहें पसार दी। वह एक मासूम बच्चे की तरह मेरी गोद में समा गया और रोते रोते बोला, माँ, मैं आपको और बाबूजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप दोनों मेरे पास ही रहेंगे। बोलो माँ, रहोगी ना? वह लगातार यह पूछता जा रहा था और मैं उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अपने बच्चों को छोड़कर कौन माँ बाप अकेले रहना चाहते हैं? हम यही रहेंगे अपने बेटे के पास में। भावुकता में बोले जा रही थी और मेरी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। थोड़ी देर में तालियां बजने लगी। मैंने नजर उठाकर देखा तो विराट और भावना तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे। उस रात मैंने विराट से कहा, अमर, मेरी कोख से क्यों नहीं हुआ? तो वह बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा ही बेटा, मेरा नहीं, हमारा बेटा, मैं तुरंत बोली और हम दोनों खट्टा मारकर हंस पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।